यदि इस लड़की को कन्नड़ लैंग्वेज नहीं आती थी और फिर भी एसबीआई ने इसको वहां पर ट्रांसफर किया है, तो सबसे बड़ी समस्या एसबीआई के साथ में, ना कि इस लड़की के साथ में। और अगर आपको इसी घोंसले में जीना है तो फिर क्यों नहीं आरसीबी यानी कि जो कर्नाटक को रिप्रेजेंट करती है, उसके सारे खिलाड़ी आप कर्नाटक से ही चयनित करने का दबाव क्यों नहीं बनाते। उसमें खेलने वाला खिलाड़ी जो शुरू से लेकर आखिर तक आज तक चेंज नहीं हुआ, विराट कोहली, वो दिल्ली का बंदा आपने क्यों ले रखा है? क्या वो आपकी भाषा जानता है? यदि आपको इसी घोंसले में जीना है तो फिर आपकी स्थानीय फिल्मों का हिंदी भाषा में अनुवाद कराकर यहां रिलीज करवाना भी बंद कर दीजिए। दूसरों की भाषा का सम्मान आप भी करिए। हम भी आपकी भाषा का बहुत सम्मान करते हैं जब नॉर्थ में हम रहते हैं और किसी साउथ के व्यक्ति को साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलते हुए देखते हैं। हम प्रयास करते हैं हम एक दूसरे की बात को समझ पाएं, भले इशारों से ही सही। हम कभी विरोध नहीं करते हैं। मित्रों, वीडियो आज बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि अंत तक देखने का समय नहीं तो प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, आप कुछ और देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं उन भाइयों बहनों की शिकायत पर भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूं जो कह रहे हैं कि आपने अचानक पुस्तक के प्राइस बढ़ा दिए। तो भाइयों बहनों, मेरे पास में जो पुस्तक है बहुत लिमिटेड बची हैं, तो यदि आपको ऐसे में बहुत सस्ते में बुक चाहिए तो आप किंडल भी ट्राई कर सकते हैं। किंडल पर हमने पुस्तक के दाम काफ़ी कम रखे हैं, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दिए हैं, और क्यूआर कोड यहाँ स्क्रीन पर भी आप स्कैन करके डायरेक्ट पुस्तक के लिंक तक पहुँच सकते हैं। जिस समय पर पूरा देश एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था, उस समय पर मनसे के कार्यकर्ता हिंदी भाषियों से महाराष्ट्र में लड़ रहे थे कि उनको मराठी बोलनी क्यों नहीं आती है। बोल मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता का मुझे। नाही येत? नहीं आता। कुठं ऑफिसला कामाला आहे? हालांकि इससे पहले भी मनसे के कुछ कार्यकर्ताओं का हिसाब किताब बराबर कर दिया था वहां के स्थानीय मुसलमानों ने, जब एक मनसे का कार्यकर्ता माथे पर तिलक लगा करके मुसलमानों के बीच घुस गया और कहा कि मराठी भाषा में बात क्यों नहीं कर रहे। उन सब ने उसको पकड़कर कूटा और हिंदी में ही माफी मंगवा दी थी कि हम सब लोग हिंदी या उर्दू में ही बात करेंगे। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लोगों को मराठी बोलने पे मजबूर किया, मराठी नहीं आती तो मैंने बोला। और इसी प्रकार के मुद्दे अक्सर हिंदी भाषियों के साथ में सभी दक्षिण भारतीय स्टेट्स में गुजरते रहते हैं। उसी में ही महाराष्ट्र ने भी अपना नाम जोड़ लिया है। हमने कभी गुजरात या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में इस प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं देखी। दिल्ली के अंदर काफी सारे स्टेट्स के लोग आकर रहते हैं जिनको स्थानीय भाषा नहीं आती, तब भी यहाँ के लोग न केवल उनकी भाषा को समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि जिस भाषा में उनको सहूलियत हो उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। जिस समय पर मैं दिल्ली में पढ़ने के लिए आया था तो मैं जनकपुरी में रहता था और वहां पर मद्रास कॉलोनी के लोग काफी आते जाते थे। इवन मेरा खाना बनाने वाली अक्का एक तमिल महिला थी, उनको यहाँ पर रहते हुए दशकों हो चुके थे, लेकिन उनको ढंग की हिंदी नहीं आती थी। फिर भी हम उनके साथ में वार्तालाप करने के लिए उनकी भाषा सीखते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हमारी भाषा में हमारे साथ बात करने की कोई कोशिश नहीं की। फिर भी हमने कभी उनका विरोध नहीं किया। लेकिन कर्नाटक के अंदर जो एसबीआई एम्प्लॉय के साथ में जो मामला घटित हुआ है और इस मुद्दे ने इतना बड़ा जो स्वरूप ले लिया है, उससे एक बात तो समझ में आती है कि कोई भी देश हमारे ऊपर हंस सकता है। भले उसने हमारे रफाल ना गिराए हो, भले उसने हमारा S-400 ना गिराया हो, भले ही उसने हमें लेश मात्र भी नुकसान ना पहुंचाया हो, फिर भी उनके पास में हमारे ऊपर हंसने के लिए हजार रीजंस हैं। और वो सारे के सारे रीजंस हम देते हैं, हमारी पार्टियां देती हैं, हमारे नेता देते हैं। एसबीआई की एक एम्प्लॉय थी जिससे कहा गया कि तुम कन्नड़ लैंग्वेज में ही बात करो क्योंकि ये स्थानीय लैंग्वेज है। अगर तुम लोगों को यहां पर काम करना है तो हमारी स्थानीय भाषा में बात करनी होगी। कोई महिला जिसका अभी अभी वहां पर ट्रांसफर हुआ है, वो जो उस भाषा को जानती तक नहीं है, वो जो अपना कार्य करने का प्रयास कर रही है, उसके साथ में इस प्रकार की जबरदस्ती करना क्या ये किसी भी एंगल से तर्कसंगत है? जबकि वहां पर स्थानीय भाषा के कुछ और लोग भी थे, लेकिन उसी लड़की से जबरदस्ती ये कहा गया कि तुम इस भाषा का प्रयोग करो। इवन इस ब्रांच की लोकेशन तक वायरल करके बताया गया कि यहां पर ये लड़की है, यह हमारी भाषा का प्रयोग नहीं कर रही। और ये कर्नाटक में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कर्नाटक ಮೇಡಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? जब लोगों ने इस लड़की का सपोर्ट करना शुरू किया तो स्थानीय लोगों ने यहां तक कह दिया कि हिंदी कोई हिंदी भाषा थोड़ी ना रह गई, उसमें तो उर्दू मिक्स हो चुकी है। जबकि रियल आर्यंस
जर्मनी के लोग तो हमारे यहाँ पर आकर के भी कन्नड़ा लैंग्वेज सीखते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये किस एंगल से जर्मनियों को रियल आर्यन बोल रहे हैं, या तो इनकी जानकारियां बहुत कम है या फिर इनको कुतर्क करने के लिए कुछ भी चाहिए। और ये वही कन्नड़ भाषी लोग हैं जो हिंदी को उर्दू मिक्स बता देते हैं, उसके लिए काफी सारे तर्क कुतर्क देते हैं। लेकिन ये वही कन्नड़ लोग हैं जो कांग्रेस का चयन करते हैं ताकि वहां पर सरकार बनाने के बाद में कांग्रेस हजारों करोड़ रुपए मौलानाओं, मौलवियों, मदरसों और उर्दू भाषा के विकास पर खर्च करने के लिए दे सकें। आप कन्नड़ भाषी लोग जो कह रहे हैं कि हमें कन्नड़ भाषा में ही काम करने वाले एम्प्लॉइज यहां पर चाहिए, वही लोग अपने टैक्स का पैसा जो जमा करके स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, उसी में से वह हजारों करोड़ रुपए मौलानाओं के ऊपर खर्च कर देता है, मदरसों के ऊपर खर्च कर देता है, वहां पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर खर्च कर देता है ताकि उर्दू का विकास हो सके। तो इस प्रकार की डबल स्टैंडर्ड की बातें ना की जाए तो बेहतर होगा। ऐसे समय में, जिस समय पर पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर खड़ा हुआ था, वैसे समय में एक बार फिर से उसी झगड़े को उभारना कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र को कमजोर तो करता है। और यह मामला तब आ रहा है जबकि 1-2 दिन पहले ही कर्नाटक के कई सारे जो मेट्रो सिटीज हैं उनमें बाढ़ जैसे हालात बन चुके थे। वहां के स्थानीय लोग परेशान हो चुके थे कि पानी कहां पर चौक हो रखा है। पूरी सड़कें भरी पड़ी थी, बसें जो साइड से निकल रही थी वो इतना ओवरफ्लो पानी को ले जा रही थी कि साइड में जो बाइक या स्कूटर पर खड़े हुए लड़के लड़कियां थे वो तलक गिर जा रहे थे। वहां की सड़कों के हालात इस समय पर बहुत ज्यादा खराब है। नई सड़कें यदि बनाई भी जाती हैं तो चादर की तरह लोग उठा उठा करके देख रहे हैं। ऐसे समय में ना तो हमारे पास में कोई मुद्दा है राष्ट्रीय, ना है हमारे पास में कोई मुद्दा स्थानीय, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा है और वो है स्थानीय भाषा का मुद्दा। अर्थात अब देश की सारी समस्याएं तो समाप्त हो चुकी हैं, अब हमें भाषा के नाम पर लड़ना है, वो भी किसी आए हुए नए एम्प्लॉय के साथ में ही सर फोड़ना है, मत्था पच्ची करनी है। लेकिन साथ ही साथ हमें दूसरा एस्पेक्ट भी देख लेना चाहिए। जो नेतागण इस प्रकार की आग में रात दिन मिट्टी का तेल डालने का प्रयास करते हैं, उन लोगों की भाषा तक बदल जाती है हिंदू और मुसलमान देख करके। इंडियन नेशनल कांग्रेस कर्नाटक का एक नेता है जो अपने सामने हिंदुओं को देखकर इस भाषा का प्रयोग करता है। बुद्धि ಐತೇನೋ ನಿನಗೆ? बुद्धि ಐತ ನಿನಗೆ? ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕಾಲೇ ಒದ್ದು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು। लेकिन उसी कांग्रेस का एक और नेता है प्रियंक खड़गे, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा है, जो हर जगह पर कन्नड़ा कन्नड़ा करता रहता है। मुसलमानों की एक सभा में जाकर वो स्वयं हिंदी में बात कर रहा है। बहुत बड़ा जलसा निकला, 50,000 लोग आए थे, एक कंप्लेंट नहीं आया। ये सारी चीजें भी छोड़ दीजिए, राहुल गांधी कर्नाटक में कितनी बार चुनाव प्रचार करने के लिए जा चुके हैं। राहुल गांधी के पुराने से लेकर नए तक के सारे चुनाव प्रचार के वीडियो उठाकर देख लीजिए, एक में भी वो व्यक्ति कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है। यह व्यक्ति केरल से सांसद रह चुका है, केरल में चुनाव प्रचार करते समय हिंदी भाषा का ही प्रयोग करता है। इस पैसे को आप अपने गांव में, शहरों में, कस्बों में खर्च करते हो। ಈ ಒಂದು ಹಣನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ आज इसकी बहन भी केरल से ही सांसद है, लेकिन चुनाव प्रचार में हिंदी भाषा का ही प्रयोग करती है। यही प्रियंका गांधी वडराइन कर्नाटक भी जाती है और वहां पर हिंदी भाषा का ही प्रयोग करती है। यहां सूखा पड़ा, कर्नाटका की सरकार ने मोदी जी की सरकार से मदद मांगी। सिद्धरामैया जी बैठे हैं, उनसे पूछिए। और सोनिया गांधी ना हिंदी अच्छी बोलनी आती है, इंग्लिश में वो बात नहीं कर पाती है, लेकिन वो भी यदि कर्नाटक में पहुंचती है तो वहां पर किस भाषा में बात करती है? कन्नड़ तो बिल्कुल भी नहीं। हम सभी का फर्ज है कि इस अंधेरगर्दी की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करें। ऐसे में ये लोग नेताओं से इस प्रकार के सवाल नहीं कर सकते। उन्हीं नेताओं का चयन करते हैं जो कन्नड़ भाषा जानते तक नहीं है, फिर भी उस स्थान पर जाकर जॉब करने वाले लोग, उस स्थान को सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, या फिर उस स्थान की प्रगति में सहयोग करने वाले लोगों पर ये लोग टूट पड़ते हैं। वैसे जब प्रियंक खड़गे की बात हुई है तो मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बात होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे वही व्यक्ति है जो रात दिन कन्नड़ कन्नड़ करता है, लेकिन जिस समय पर कर्नाटक के अंदर खड़े होकर के वो मुसलमानों के साथ बात करता है तो हिंदी उर्दू मिक्स में ही बात करता है। अब सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि इस पूरे के पूरे मामले में तेजस्वी सूर्या भी कूद जाते हैं और वो कहते हैं कि स्थानीय लोगों के लिए स्थानीय भाषा के एम्प्लॉइज ही होने चाहिए या फिर वो जो उस भाषा को जानते हों। अब देखिए, एसबीआई तो
पूरे देश के अंदर काम करती है। हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर साउथ इंडिया से काफी लोग यहाँ जॉब करने के लिए आते हैं और ऐसा नहीं है कि उनको हिंदी ही आती हो, वो यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में इंग्लिश में बात करने का प्रयास करते हैं और स्थानीय लोग भी भले इंग्लिश ना आती हो, टूटी फूटी आती हो या अगली बार अपने बेटे या बेटी को ले जाकर के वहां बात करवानी हो, लेकिन वो कभी भी उनको गिरेबान से पकड़कर ये नहीं कहते कि हमारे यहां पर काम करने आए हो, यहां जॉब लेने आए हो तो अलानी फलानी ढिमकानी भाषा में ही बात करो। देखिए कुछ संस्थाएं जो होती हैं वो नेशन वाइड होती हैं, वहां पर जो जॉब करने के लिए लोग जाते हैं उनको क्लियर होता है कि आपको जॉब के लिए कहीं पर भी भेजा जा सकता है। साथ ही साथ आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस ऐसी भी हैं कि जिसमें कहा जाता है कि यदि आप किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो वहां की स्थानीय भाषा जानने होनी चाहिए, ताकि स्थानीय लोगों के साथ में जो अन्य भाषाएं नहीं जानते उनके साथ में कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। यदि इस लड़की को कन्नड़ लैंग्वेज नहीं आती थी और फिर भी एसबीआई ने इसको वहां पर ट्रांसफर किया है तो सबसे बड़ी समस्या एसबीआई के साथ में, ना कि इस लड़की के साथ में। लेकिन हम इस समस्या को मान जाते यदि इन राज्यों में जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ करके टॉर्चर ना किया जा रहा होता। ये तो चलो पढ़ी लिखी लड़की है, सरकारी जॉब में है, ट्रांसफर हुआ है तब आई है। स्थानीय लोग जिन कार्यों को नहीं कर पाते उन कार्यों को करने के लिए जब बिहार आदि राज्यों से वहां पर लोग पहुंचते हैं तब उन गरीब और अनपढ़ सरीखे लोगों तक के भी गिरेबान पकड़कर उनको मारा पीटा जाता है। स्थानीय जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनका क्या दोष है? वहां पर तो स्थानीय भाषा इंग्लिश और हिंदी तीनों में ही ऑफिस के नाम आदि लिखे जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ने तो कालिख पोत दी थी उन सब के ऊपर भी। इवन रेलवे स्टेशन पर भी हिंदी भाषा को पूरी तरीके से ढक दिया गया था, जैसे कि वह है कोई दूसरा देश और यहाँ पर कोई हिंदी भाषी आएगा ही नहीं। The place where the Hindi signboards were put have now been covered up and you can only see the ones in English and in Kannada. ऐसे में इस प्रकार की मेंटालिटी यदि आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो फिर तो यह देश की अखंडता एकता के लिए खतरा है। यह साफ साफ बताता है कि आप अब अलगाववादी विचारधारा से कुंठित हो चुके हैं, संक्रमित भी नहीं। और अगर आपको इसी घोंसले में जीना है तो फिर क्यों नहीं आरसीबी यानी कि जो कर्नाटक को रिप्रेजेंट करती है उसके सारे खिलाड़ी आप कर्नाटक से ही चयनित करने का दबाव क्यों नहीं बनाते? उसमें खेलने वाला खिलाड़ी जो शुरू से लेकर आखिर तक आज तक चेंज नहीं हुआ, विराट कोहली, वो दिल्ली का बंदा आपने क्यों ले रखा है? क्या वो आपकी भाषा जानता है? यदि आपको इसी घोंसले में जीना है तो फिर आपकी स्थानीय फिल्मों का हिंदी भाषा में अनुवाद कराकर यहां रिलीज करवाना भी बंद कर दीजिए। यदि आपको इसी घोंसले में जीना है तो बॉर्डर्स के ऊपर भी आप अपनी सुरक्षा के लिए अपने अपने स्टेट से ही सैनिकों को भेजिए और बॉर्डर से घुसने वाले पाकिस्तानियों के लिए भी एक आपने क्वेश्चन वहां पर तय कर देना चाहिए कि आपको कौन से स्टेट में जाना है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। अगर आपको पर्टिकुलर किसी स्टेट के अंदर प्रवेश करना है तो हमारी अलग अलग चौकियां हैं, अलग अलग हमारी बटालियंस हैं, वहीं से जाकर के प्रवेश करो। अगर वो प्रवेश करने देते हैं तो ठीक है, लड़ाई लड़ते हैं तो सिर्फ उन्हीं के साथ में लड़ो और वहां से फिर एंट्री लेकर के शेष भारत को क्रॉस करते हुए हमारे स्टेट में जाना, फिर वहां पर आतंकवाद फैलाना। फिर यहां बॉर्डर्स पर जो लगे हुए लोग हैं जो यहां पर सुरक्षा कर रहे हैं कि पंजाब के लोग भी हैं, वहां पर हरियाणा के भी हैं, वहां उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, वहां बिहार के बहुत लोग हैं, तो ऐसे में फिर आपको यह भी तय करना पड़ेगा कि दुश्मन यदि आएगा तो फिर कोई भी हिंदी भाषी फौजी उनके साथ नहीं लड़ेगा। यदि वहां पर हमारी भाषा का कोई सैनिक होगा तो वही फिर हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करेगा। और हमारे प्रदेश के अंदर भी यदि कोई भी आतंकवादी संगठन आकर के किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना को अंजाम देता है तो उसकी पूरी जांच भी हमारी स्टेट की बॉडी ही करेगी और हमारे स्टेट के जितने फौजी उस समय फौज में हैं वही फौजी आकर के उन आतंकवादियों से लड़ेंगे। फिर तो सारी चीजें इसी प्रकार से क्लियर होनी चाहिए। अन्यथा दूसरों की भाषा का सम्मान आप भी करिए, हम भी आपकी भाषा का बहुत सम्मान करते हैं जब नॉर्थ में हम रहते हैं और किसी साउथ के व्यक्ति को साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलते हुए देखते हैं। हम प्रयास करते हैं हम एक दूसरे की बात को समझ पाएं, भले इशारों से ही सही, हम कभी विरोध नहीं करते हैं। अंत में चलते चलते एक बात और कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया इस समय पर हर एक क्षेत्र में तरक्की कर रही है, लेकिन हम तरक्की कर रहे हैं कि अपने स्थानीय लोगों के साथ में किस प्रकार से लड़ा जाए। अक्सर कार आप विज्ञापन देखते होंगे कि जिसमें अलग अलग भाषाओं में
बात करने वाले लोग मोबाइल के जरिए एक दूसरे की भाषा को कन्वर्ट करके समझ जाते हैं और काम को तत्काल कर देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अब जबरदस्ती किसी एक पर्टिकुलर ऐसे ही व्यक्ति को चुना जाता है जिस पर उसकी स्थानीय भाषा नहीं आती, और उसी के साथ में जबरदस्ती लड़ा जाता है, उसके समाधान की नहीं बल्कि हम समस्या पक्ष की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं इस प्रकार के भारत विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी लोग। आज स्टेज से पूरे इंडिया के आवाम से कहता हूं, आरएसएस को पहचानिए। जानिए आपके डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस लीडर कौन है, जानिए अपने डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस का बौद्धिक प्रमुख कौन है, जानिए अपने डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस का शारीरिक प्रमुख कौन है, जानिए उनको, पहचानिए उनको कौन है, क्योंकि ये लोग आपके असल दुश्मन हैं। यानी कि पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन स्वयं साफ साफ कह रहे हैं कि इन लोगों को चुनो, घर घर जाकर के इनकी पहचान करो, क्योंकि ये सबसे बड़े दुश्मन है तुम्हारे। ऐसे में भी हम स्थानीय भाषाओं के नाम पर लगातार लड़ते जा रहे हैं, तो हमारा अंत कोई दुश्मन या घर में छिपा हुआ स्लीपर सेल नहीं, बल्कि हम स्वयं ही अपना गला घोटकर स्वयं ही मर जाएंगे, क्योंकि हमें ना तो इतिहास बोध है और ना ही शत्रु बोध है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और जो भाई बहन मेरे ये शिकायत कर रहे हैं कि आपने अचानक से प्राइस क्यों बढ़ा दी, तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास में पुस्तकें बहुत ही कम बची हैं, 2 कार्टन बचा होगा, 100-150 पुस्तकें बची हैं। अमेजन पर भी यही हाल है। यदि आपको पुस्तकें सस्ते में लेनी है तो आप किंडल पर ट्राई कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।